Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Mizoram achieves full functional literacy and became first state in India to do so. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view with respect to education segment. सबसे पहले समझते हैं what is functional literacy. The functional literacy is defined under Ullas initiative of Ministry of Education. Functional literacy का definition है ability of an individual to read, write and perform some basic arithmetic calculations which is necessary for daily activities. तो अगर किसी भी इंसान के पास ये बेसिक एबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ा बहुत लिख सकता है, पढ़ सकता है, प्लस कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है, तो कहा जाएगा कि वो फंक्शनल तौर पे लिटरेट है. And as I said, functional literacy is defined under Ullas initiative of Ministry of Education. So let us briefly also understand about this Ullas initiative of Ministry of Education. Ullas का पूरा नाम है Understanding of Lifelong Learning for All in Society. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर के आई है इन ऑर्डर टू प्रमोट द कल्चर ऑफ लर्निंग इवन अमंग्स द एडल्ट. हमारे देश के अंदर एक फीलिंग ऐसी रहती है कि एक बार जब हम स्कूल से बाहर आ गए, कुछ काम काज करने लगे और अपना जीवन मैनेज करने लगे, लाइवलीहुड अर्न करने लगे, तो उसके बाद हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है. बट ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, इट ट्राइज टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस. ये हमारे अंदर एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के फीलिंग को डेवलप करने की कोशिश करता है. And this Ullas initiative has been launched by Ministry of Education in line with the goals of National Education Policy 2020. इस उल्लास इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में सबके अंदर फंक्शनल लिटरेसी को डेवलप करना है. इसमें मेनली जो टारगेट ग्रुप हैं वो 15 प्लस एज ग्रुप वाले लोग हैं. As I told you, the objective of Ullas initiative is to have universal literacy and numeracy abilities. सबके अंदर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, बेसिक जो लाइफ स्किल्स चाहिए, चाहे फाइनेंशियल रिलेटेड हो, लीगल लिटरेसी, वो सब डेवलप करना. अ कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ लर्निंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना ताकि लर्निंग रिलेटेड जो गैप है अर्बन एरियाज रूरल एरियाज के बीच में, उसको फिल किया जा सके. एंड एक सेंस ऑफ ड्यूटी हमें डेवलप करनी है टुवार्ड्स आवर नेशन. अगर हम अपने नेशन को मजबूत बनाना है तो वी ऑल नीड टू हैव दिस सेंस ऑफ ड्यूटी, जिसको कहा गया है कर्तव्य बोध अंडर उल्लास इनिशिएटिव. एंड दैट सेंस ऑफ ड्यूटी शुड बी टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी. हम सबको फंक्शनली लिटरेट होना होगा इफ वी वांट टू सर्व आवर कंट्री. वी नीड टू हैव दिस कर्तव्य बोध. ऐसा लिखा गया है उल्लास इनिशिएटिव के अंतर्गत. अब वापस से की मुद्दे पे आ जाते हैं. उल्लास इनिशिएटिव ने डिफाइन किया है फंक्शनल लिटरेसी को, जिसमें एक इंसान को बेसिक लिखना पढ़ना और बेसिक न्यूमेरिकल अरिथमेटिक्स को सॉल्व करना आता हो. अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में 95% या उससे ज़्यादा लोगों के पास फंक्शनल लिटरेसी आ जाएगी, उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी को डिक्लेयर किया जाएगा फुल्ली फंक्शनल लिटरेट रीजन. और इस क्राइटेरिया के हिसाब से ध्यान रहे, बोला जा रहा है फुल्ली फंक्शनल लिटरेट रीजन, बट क्राइटेरिया है कि 95% और अबोव अगर अचीवमेंट हो गया, 100% की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको कहा जाएगा फुल्ली फंक्शनल लिटरेट रीजन. एंड मिजोरम हैज़ क्रॉस्ड दिस 95% थ्रेशोल्ड लिमिट. मिजोरम के अंदर आज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 लिटरेसी रेट फंक्शनल लिटरेसी हैज़ गॉन अप टू 98%, which makes Mizoram the first state in India to attain full functional literacy. इसके पहले लद्दाख became a first full functional literate region, but of course Ladakh is a union territory. So Ladakh became the first union territory to be declared as fully functional literate region under Ullas initiative, and now Mizoram has become the first state to achieve this feat. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट WHO
adopting global pandemic treaty. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international agreements point of view. क्या है करंट न्यूज? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल एजेंसी है विच एम्स एट प्रमोटिंग ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, WHO ने एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अडॉप्ट किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। इस ट्रीटी का मेन मकसद है कि कोविड-19 जैसे जब पैंडेमिक फ्यूचर में इमर्ज होंगे तो उनको कोलैबोरेटिव तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज हैंडल करें, वहाँ पे सारे कंट्रीज मिलजुल करके इस तरह के पैंडेमिक से डील करें इन फ्यूचर। और इसके लिए ये ट्रीटी फाइनलाइज की गई है WHO प्लेटफॉर्म। इट इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। इट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20th May 2025 यानी कि 2 दिनों पहले। बट नेगोशिएशंस फॉर दिस ट्रीटी हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 3.5 years. It is only the second legally binding treaty at WHO platform in its 75 years of history. The first was 2003 Tobacco Control Treaty. तो टोबैको यूज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए WHO ने एक ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी अडॉप्ट की थी अपने प्लेटफॉर्म पे 2003 में, और उसका सिग्नेटरी भारत भी है। उसी के अंतर्गत फिर भारत के अंदर कोटपा एक्ट लाया गया है, सिगरेट एंड अदर टोबैकोज प्रोडक्ट एक्ट, जिसके अंतर्गत फिर सिगरेट पैकेट्स के ऊपर आप देखते हैं कि स्टैट्यूटरी वार्निंग रहती है। ये सब चीज़ें टोबैको कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के अंदर इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो टोबैको कंट्रोल ट्रीटी वाज द ओनली फर्स्ट बाइंडिंग ट्रीटी ऑन WHO प्लेटफॉर्म, एंड नाउ सेकेंड वन इज विथ रिस्पेक्ट टू पैंडेमिक्स। ये जो पैंडेमिक ट्रीटी का कॉन्सेप्ट था, इट स्टार्टेड गेटिंग डिस्कस्ड आफ्टर राइज ऑफ ओमिक्रॉन वेव। जब ओमिक्रॉन वेव देखा गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, तो दुनिया भर के जो रिच देश थे वो अपने अपने देशों में वैक्सीन्स को इकट्ठा करने लगे, होर्डिंग करने लगे, और पुअर कंट्रीज के अंदर वैक्सीन की ह्यूज लेवल पे स्कैर्सिटी फील हुई, जिस कारण से पुअर कंट्रीज के अंदर फैटेलिटी ऑल्सो वेंट क्वाइट हाई। तो वैक्सीन इनइक्वालिटी देखने को मिला दुनिया के देशों में आफ्टर राइज ऑफ ओमिक्रॉन वेव, और उसके बाद से ही ये कॉन्सेप्ट डिस्कस होने लगा कि लेट अस हैव अ ट्रीटी अक्रॉस द वर्ल्ड टू डील विद सच काइंड ऑफ पैंडेमिक्स इन द फ्यूचर। एक इंटरनेशनल जर्नल है नेचर, उसने साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहां उसने कहा था कि 1 मिलियन लाइफ्स यानी कि 10 लाख जानें बचाई जा सकती थीं if vaccines were shared more equitably. So this report became one of the basic foundational framework for development of this pandemic treaty. पैंडेमिक ट्रीटी जो फाइनलाइज हुआ है WHO प्लेटफॉर्म पे, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? तो बिल्कुल पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। WHO ने कहा है कि उसके पास जो भी नए पैंडेमिक से संबंधित जो पैथोजेंस होंगे, जो वायरस होंगे, बैक्टीरियाज अगर होंगे, तो उनसे रिलेटेड जो भी डेटा होगा, सैंपल होगा, WHO दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ शेयर करेगा, सबके साथ शेयर करेगा। बट इन रिटर्न इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जो भी वो वैक्सीन बनाएंगे या डायग्नोस्टिक टेक्निक्स डेवलप करेंगे, वो WHO के साथ शेयर करना होगा। सो पैथोजन एक्सेस देगा WHO, बट फिर वैक्सीन डेवलप करने के बाद द बेनिफिट्स हैज टू बी शेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज विथ WHO, so that WHO could make it available across the world, especially to the poor countries. WHO का कहना है कि पूरा वैक्सीन आप हमें मत दीजिए, बट there should be 20% vaccines available by these pharmaceutical companies to WHO. उसमें से 10% वैक्सीन या डायग्नोस्टिक या थेरापेटिक devices should be given free of cost to WHO. Another 10% should be given at some reasonable price so that WHO could get it distributed across the world. तो दूसरा पॉइंट है इक्विटेबल सप्लाई कमिटमेंट। 10% फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे और बाकी का 10% आप अफोर्डेबल प्राइसेस पे देंगे। रिमेनिंग 80% आप मार्केट में बेचिए, जिस भी रेट पे आप बेचना चाहते हैं, डिमांड सप्लाई फोर्सेस से गाइडेड होकर। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया भर के अलग अलग देशों को इस जो भी इस पैंडेमिक ट्रीटी के सिग्नेटरी हैं, उनको अब पैंडेमिक के दौरान इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने होंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे अमेरिका के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है, तो पैंडेमिक के दौरान उस टेक्नोलॉजी को भारत या ब्राज़ील जैसे देशों को देना होगा, जिसकी मदद से फिर भारत या ब्राज़ील जैसे देश फिर वैक्सीन्स डेवलप कर पाए।
कंडीशनल पब्लिक फंडिंग मतलब जो सरकारें फंडिंग देती हैं अपने यहाँ पे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को, अलग अलग जो फार्मा कंपनियां हैं उनको कई बार सरकारें फंडिंग देती हैं, उसको कहा जाता है पब्लिक फंडिंग। तो आज पर दिस WHO पैंडेमिक ट्रीटी नाउ दिस पब्लिक फंडिंग शुड बी कंडीशनल। सरकारों को तभी फंडिंग देनी चाहिए टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अग्री करें कि इन द केस ऑफ पैंडेमिक दे विल एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। अगर सरकार का पैसा आ रहा है फंडिंग के लिए तो उस फंडिंग से डेवलप होने वाले जो भी मेडिसिन से हैं या वैक्सीन से हैं, उन वैक्सीन एंड मेडिसिन को इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल कराना होगा टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ राइज ऑफ पैंडेमिक। ये सब कुछ मेन प्रोविजन है इस ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी के। बट देयर आर सम क्रिटिक ऑल्सो ऑफ दिस ट्रीटी। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि WHO डज नॉट हैव इन्फोर्समेंट पावर। WHO कह तो रहे हैं कि दिस इज अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बट व्हाट इफ अ कंट्री साइंस इट yet does not implement it in its own jurisdiction? WHO does not have any ability to get it enforced. WHO regulations cannot override national laws or policies. उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं नाउ दे आर अवेयर या कंसर्न्ड अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज। उनको लग रहा है अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो अभी से लगी हुई हैं किसी भी पॉसिबल पैंडेमिक के अगेंस्ट R&D करने में, उनको अब एक डर सा लग रहा है कि वो काफ़ी सारा पैसा खर्च करके, ह्यूमन रिसोर्स टाइम खर्च करके कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि पैंडेमिक के दौरान उनकी इस टेक्नोलॉजी को WHO या दुनिया भर की सरकारें साइटिंग दिस ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी उनके इस टेक्नोलॉजी को ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट पे। आई होप यू आर गेटिंग कि कोई कंपनी ए है जिसने खूब पैसा खर्च करके और टाइम एनर्जी खर्च करके कोई नई टेक्नोलॉजी निकाली टू डील विथ एनी पैंडेमिक विच में अराइज इन फ्यूचर, और इस पैंडेमिक ट्रीटी के अंतर्गत उसकी इस टेक्नोलॉजी को फ्री ऑफ कॉस्ट या काफ़ी चीपर रेट पे अगर सरकारें या WHO ले लेता है तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का तो नुकसान होगा, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। उस कंपनी के पास अधिकार होते हैं कि बस वही कंपनी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाएगी, कोई और कंपनी उसका कॉपी नहीं करेगी। बट दिस पैंडेमिक ट्रीटी इज क्रिएटिंग ए फियर अमंग्स दीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज कि परहैप्स देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ऑल्सो गेट वॉयलेटेड इन फ्यूचर। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि अभी ही ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां इस तरह की R&D एक्टिविटीज को स्टॉप कर सकती हैं। सो दैट कुड बी इवन मोर डेट्रीमेंटल, डिजास्ट्रस। ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी, कहना आसान है कि पैथोजेंस का एक्सेस देगा WHO और उसके बदले में बेनिफिट शेयरिंग करना होगा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को, बट हाउ इट विल एक्चुअली बी डन, हाउ इट विल बी मॉनिटर्ड, दैट रिमेन्स क्वेश्चनेबल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली US हैज पुल्ड आउट ऑफ WHO. Since Donald Trump has assumed presidency of US in 2025, US has decided to pull out of WHO. So US not being part of WHO now, और US की कंपनियों का ही सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। इस ट्रीटी का कोई खास सिग्निफिकेंस दिखता नहीं है। दिस ट्रीटी सीम्स टू बी वेरी वीक इन एब्सेंस ऑफ US। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि द न्यूली अडॉप्टेड WHO पैंडेमिक ट्रीटी इज लैंडमार्क इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, येट इसके कुछ फ्लॉज हैं या लिमिटेशंस हैं, उनको हाईलाइट करें। तो आपको पहले बताना है कि क्यों इसकी ज़रूरत थी। वो 2022 वाला ग्लोबल जो जर्नल नेचर का डेटा था उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं कि 1 मिलियन लाइव्स कुड हैव बीन सेव्ड इफ वैक्सीन्स वेयर शेयर्ड मोर इक्विटेबली, एंड दैट लेड टू डिस्कशन इन लाइन या इन डायरेक्शन ऑफ WHO पैंडेमिक ट्रीटी। अल्टीमेटली 2025 में ये ट्रीटी फाइनलाइज हो गई। उसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे आप, फिर कंसर्न्स लिखेंगे एंड देन यू विल कंक्लूड। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं एंड देन विल कम टू दिस इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। देखिए 1992 में इन ब्राजील रियो डी जेनेरियो वर्ल्ड कंट्रीज अंडर यूनाइटेड नेशन कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दिस कॉन्फ्रेंस इज हिस्टोरिकल एज फार एज
ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज कंसर्न। ये सबसे मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जिसको बुलाया गया 1992 में। ये इतना सिग्निफिकेंट था कि इसको कभी कभार हम लोग अर्थ समिट नाम से भी बुलाते हैं, हाईलाइटिंग इट्स सिग्निफिकेंस विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ अर्थ इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द 1992 रियो अर्थ समिट ब्रॉट टुगेदर 179 कंट्रीज हु क्रिएट द फर्स्ट ग्लोबल अग्रीमेंट टू अवॉइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो रियो डी जेनेरियो 1992 में ये कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस को हम लोग अर्थ समिट नाम से भी बुलाते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए, जैसे एजेंडा 21 एंड ऑल। बट उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी फाइनलाइज किए गए। दिस 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस वेयर यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो नाम से ये सबको समझ आ रहा है, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एम्ड एट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा वाला, इट एम्ड एट कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट्स को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। डेजर्ट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे फैलते रहते हैं दुनिया भर में, तो उसको रोकने के लिए दूसरा कन्वेंशन था, अदरवाइज पूरी दुनिया ही धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड थर्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। इसी के अंदर फिर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील, अलग अलग चीजें बुलाई जाती हैं, UNFCCC। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इट वाज फाइनलाइज्ड एट अर्थ समिट ऑन 22 मई 1992 एंड दैट इज व्हाई दिस डे 22 मई 1992 इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसी दिन को अर्थ समिट के दौरान ये यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को फाइनलाइज किया गया था। दैट इज व्हाई 22 मई को हम लोग दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं एज यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी डे, या शॉर्ट में कहें तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। वैसे उसी दिन से 1992 से नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2001 में नैरोबी केनिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था यूनाइटेड नेशन का, वहां पे तय किया गया कि इस दिन को 22 मई को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे एज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये जो कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो 22 मई को फाइनलाइज किया गया, जिस कारण से आज के दिन हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस कन्वेंशन के 3 मेन लक्ष्य क्या हैं? ऑफ कोर्स इट एम्स एट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो जिस भी तरीके की लाइफ है ऑन अर्थ इन वट एवर फॉर्म, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सबको कंजर्व करने पे फोकस करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो भी बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनका सस्टेनेबल यूज करना है। अगर फॉरेस्ट को थोड़े बहुत काटने हैं तो काटा जा सकता है, बट इन सस्टेनेबल मैनर, डिस्ट्रक्टिव सेंस में या डिस्ट्रक्टिव तरीके से बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। अगर एनवायरमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से कुछ रिसोर्सेज हम लेते हैं, जैसे जंगलों से कुछ रिसोर्स लेकर के आते हैं, तो दोज रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन इक्विटेबल मैनर। इसका क्या मतलब है? अगर नेचर से हम कुछ भी लेकर के आते हैं तो उस पे कोई भी एक प्राइवेट कंपनी या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सोली क्लेम नहीं कर सकती। उसके अब जो भी बेनिफिट है वो दुनिया के बाकी देशों को, खासकर वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को शेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर जंगल से, अफ्रीका के किसी देश के जंगलों से कुछ ऐसा रिसोर्स मिलता है जिससे ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हो सकता है, अब कोई भी प्राइवेट कंपनी उस रिसोर्स को लेकर के और दवाई बना करके पूरे दुनिया भर में बेच करके खुद अकेले पैसे नहीं कमाएगी। इफ सच रिसोर्स इज फाउंड, then the benefit of that resource is to be shared with the local indigenous population of that particular area, plus the benefit of that resource has to be shared across the world in equitable manner। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ कोर्स लेगी, क्योंकि उसने ही ढूंढा था और उसने ही दवाई बनाई है, बट इसके लिए वो पेटेंट क्लेम करके और मनचाहा पैसा क्लेम नहीं करेगी, वो एक बेसिक रीजनेबल प्राइस ही क्लेम करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड गोल ऑफ
this UN Convention on Biodiversity, that is fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources. साल 2025 में जो हम इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी मना रहे हैं, इसका थीम है हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भारत भी सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का, तो इस इंटरनेशनल लॉ को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने बनाया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जब भी आपको इंटरनेशनल लॉ को साइन करते हैं आपकी सरकार या हमारी सरकार, तो फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए देश में कानून बनाना पड़ता है ताकि उसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो उसी हिसाब से फिर बनाया गया देश के अंदर बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत 3 स्टेजेस पे अथॉरिटी बनाई गई। नेशनल लेवल पे बनाया गया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स, एंड फिर लोकल बॉडीज के लेवल पे बनाया गया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, बीएमसीज। इनका मेन लक्ष्य है कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के की प्रोविजंस हैं उनको अलग अलग लेवल्स पे इंप्लीमेंट कराएं। सो दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंजॉयज पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट। अगर कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन बायोडाइवर्सिटी एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है, तो उस केस में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट एज ए कोर्ट और उस इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कुछ एक्शन भी ले सकता है। As I told you, the main intent of this law, Biological Diversity Act, is to give effect to United Nations Convention on Biodiversity. और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट गोल क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। इस चीज को इंश्योर करने के लिए भारत के अंदर इस कानून बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत बायोपायरेसी को प्रिवेंट किया गया है। व्हाट इज बायोपायरेसी? बायोपायरेसी refers to appropriation of traditional knowledge by outsider and companies। कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे कि टर्मरिक का एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल उसकी टेंडेंसीज होती है, उसके फीचर्स होते हैं। अब ये तो हम लोग कई सालों से, कई 100 सालों से भारत के अंदर हम लोग टर्मरिक के बारे में ये चीज़ें जानते हैं और उसका वैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल लेवल। अब कोई कंपनी आए और बोले कि टर्मरिक ले ले और उसको फिर किसी रिसर्च पेपर में अपने पब्लिश कर दे कि टर्मरिक का एंटीसेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल फीचर होता है और अब हम उसको पेटेंट करा रहे हैं, और पेटेंट करा के फिर वो प्रोडक्ट बना करके और उसको दुनिया भर में बेचे और किसी दूसरे लोगों को टर्मरिक बेस्ड प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचने से रिस्ट्रिक्ट करे, सेइंग दिस कि इट इज आवर पेटेंटेड राइट्स, तो उस केस में इस एक्टिविटी को कहा जाएगा बायोपायरेसी। बायोपायरेसी जब कोई भी कंपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पे एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज था, हम लोग कई 100 सालों से भारत के अंदर टर्मरिक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं एज एंटीसेप्टिक। जब कोई भी कंपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को ले करके और उसको पेटेंट करा करके उससे कॉमर्शियल गेन डेवलप करने की कोशिश करती है, तो उसको कहा जाता है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी को प्रिवेंट करना लक्ष्य है ऑफ दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर बायोपायरेसी को प्रिवेंट करना लक्ष्य है दिस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और यही लक्ष्य यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का भी है। तो ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके अंतर्गत बोला गया फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, और उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे देश में है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत ये है अथॉरिटी, और इस अथॉरिटी को काम दिया गया है मेनली बायोपायरेसी को प्रिवेंट करना। बायोपायरेसी से संबंधित ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हार्टलैम्ब विंस 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। ये एक प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि लिटरेरी फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। बट ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड दिया जाता है उन्हीं किताबों के लिए जो ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखे गए थे, बट दे वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। सी, बुकर प्राइज इज गिवन टू दोज बुक्स दैट वर ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज गिवन टू दोज बुक्स that were not originally written in English but in some other language, but later on translated into English and published in UK और Ireland। उसके लिए बुक है, उसके लिए प्राइज है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ओरिजिनली जो इंग्लिश में लिखे गए थे उसके लिए प्राइज है बुकर प्राइज। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। इट इज गिवन टू दोज बुक्स
ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड देन पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड। ओरिजिनली इसको 2005 में लाया गया था, उस टाइम इसका नाम था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिर्फ इंटरनेशनल बुकर प्राइज। 2005 से लेकर के 15 तक इट वाज गिवन टू अ राइटर फॉर हिज और हर लाइफ टाइम अचीवमेंट या लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेरी फील्ड। 2016 onwards this award is given for a single book of fiction in translation। करंट न्यूज ये है कि साल 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है बानू मुस्ताक जी को। शी इज अ 77-year-old कन्नड़ राइटर। उनकी बुक है हार्ट लैम्प, उसके लिए उनको 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। हार्ट लैम्प इज कलेक्शन ऑफ 12 शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय बानू मुस्ताक between 1990 to 2023. This Heart Lamp is originally written in Kannada, but it has been translated into English by दीपा भास्ती। ये हैं दीपा भास्ती जी। एंड 2025 में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया हार्ट लैम्प को, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ कन्नड़ वर्क विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अगर हार्ट लैम्प बुक की बात की जाए तो इसका जो मेन थीम है, इट रिफ्लेक्ट्स मुस्लिम वीमेन्स स्ट्रगल, इश्यूज ऑफ पैट्रियार्की एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन। कई सारी बुक्स, कई सारी स्टोरीज हैं, 12 शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें। किसी स्टोरी में दिखाया गया कि हाउ गर्ल्स वेर फोर्स्ड टू क्विट स्टडीज, किसी में दिखाया गया है स्टोरी ऑफ ओवरबर्डन्ड मदर्स या विमेन सीकिंग स्पिरिचुअल सोलेस, किसी किसी स्टोरी में ऐसा भी दिखाया गया है। तो यही सब मेन थीम है ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हार्ट लैम्प, जिसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है साल 2025 का। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट ऑफ यूएस, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, छोटा सा न्यूज है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस विल कम अप विथ ए वेरी एलाबोरेटेड डेवलप्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम होगा गोल्डन डोम प्रोजेक्ट। दिस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट is being developed by US in line with Israel's Iron Dome project, but it will be much larger as compared to Israel's Iron Dome project. Of course, अमेरिका बड़ा देश भी तो है, तो इसका स्कोप उसके इजराइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट की तुलना में काफ़ी बड़ा होगा। It will be developed under US space forces. It will have ability to intercept intercontinental ballistic missiles that may come from China or Russia. डोनाल्ड ट्रंप has said कि ये जो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट है, इट विल बी फुल्ली फंक्शनल बाय जनवरी 2029। लोअर जुडिशियरी से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। मजिस्ट्रेट्स एंड सिविल जजेस आर नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट रादर दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग व्हाइल फर्स्ट वाज करेक्ट। ओसीआई में पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है और ओसीआई को वोटिंग राइट्स नहीं है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत था। बिग बैंग थ्योरी, ये तो सीधा सीधा प्रश्न था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सिरोही लिली फेस्टिवल इज फ्रॉम मणिपुर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।